हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटेल में समझेंगे, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन, स्पेक्ट्रम, फ्रेगमेंटेशन, आइसोटोप पैटर्न और एमसीक्यू के फेवरेट पॉइंट को कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। देखो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसका यूज हम किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रक्चर, किसी भी अननोन सब्सटेंस को डिटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ आइसोटोप की स्टडी करने के लिए किया जाता है। इस टेक्निक में क्या होता है, मॉलिक्यूल को पहले आयन में कन्वर्ट करते हैं, फिर उन आयंस को मास टू चार्ज रेशियो यानी M/Z के बेसिस पे सेपरेट किया जाता है। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज हम क्यों कर रहे हैं? डिटरमाइन मॉलिक्यूलर वेट, आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स, डिटेक्ट अननोन सब्सटेंस एंड स्टडी आइसोटोप्स। अब समझते हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल को। देखो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिक प्रिंसिपल है कि जब चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, जो हमारे आयंस होते हैं, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से पास होते हैं, तो वो अपने मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्ट होते हैं। जो लाइट आयंस हैं वो क्या होंगे, ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे, और जो हैवी आयंस हैं वो कम डिफ्लेक्ट होंगे। इसी डिफरेंस की हेल्प से हम आयंस को सेपरेट करते हैं, क्योंकि हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज किस बात के लिए कर रहे हैं कि या तो हम आइडेंटिफिकेशन के लिए, या सेपरेशन के लिए, या आइसोटोप की स्टडीज के लिए, या हम किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को जानने के लिए। ठीक है, ये हमारा मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज्ड है। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो डिफरेंस आएगा कि आयंस कितना ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, कितना कम डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसी डिफरेंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, आयंस को सेपरेट करते हैं। याद रखना एग्जाम के लिए कि सेपरेशन ऑफ आयन बेस्ड ऑन M/Z रेशियो। ठीक है, यह है आपका मास टू चार्ज रेशियो, जिसको हम क्या कहते हैं, M/Z। जब किसी भी आयंस को इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास किया जाता है, तो वो अपने मास टू चार्ज रेशियो के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्ट होते हैं। सिंपल वर्ड में समझे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में 4 बेसिक स्टेप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं कि सबसे पहले क्या होता है हमारा, convert molecule to ions, then separate ion based on M/Z, detect ions and generate spectrum। क्या क्या है स्टेप हमारे? सबसे पहले आयोनाइजेशन होगा, ठीक है, फिर एसिलेशन होगा कि वो क्या कर रहा है, अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा। उसके बाद सेपरेशन होगा जो डिफ्लेक्ट बेस पे होगा। उसके फाइनली क्या होगा, हम डिटेक्शन करेंगे, और सबका हमें लास्ट में क्या मिलता है, एक स्पेक्ट्रम जनरेट होता है, उससे हमें अपना रिजल्ट मिलता है। तो ये हमारा बेसिक प्रिंसिपल है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। अब समझते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर के इंस्ट्रूमेंटेशन को। देखो, मास स्पेक्ट्रोमीटर के मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला क्या है, आयन सोर्स, दूसरा है मास एनालाइजर, तीसरा है डिटेक्टर, एंड फोर्थ वन इज डेटा सिस्टम। अब हम इस पार्ट को एक एक करके डिटेल में समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है, आयन सोर्स। आयन सोर्स का काम क्या होता है, सैंपल को पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट करना। सबसे कॉमनली यूज जो हमारा आयन सोर्स है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में EI कहते हैं। देखो, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से का क्वेश्चन है कि अगर आपके क्वेश्चन में पेपर में आ रहा है कि मोस्ट कॉमन आयन सोर्स कौन सा है, तो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे क्या होता है आयन सोर्स में, इसमें हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और मॉलिक्यूल आयन बन जाता है। ये आपकी रिएक्शन है कि ये क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, ठीक है।
अब क्या हुए, ये कोलाइड करे, कोलाइड करने से क्या हुआ, मॉलिक्यूल आयन बन गया, साथ में आपके क्या हुए, इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। ठीक है, तो ये हमारे किस में होता है सब, आयन सोर्स में, जो सैंपल को पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट करने का काम करता है। टाइप ऑफ आयोनाइजेशन की बात करें तो फर्स्ट टाइप आपने पढ़ लिया कि मोस्ट कॉमनली जो हमारा आयन सोर्स यूज होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, जिसे हम ईआई कहते हैं, जो हमारा हार्ड आयोनाइजेशन है। दूसरा केमिकल आयोनाइजेशन, जो हमारा सॉफ्ट आयोनाइजेशन है। इसके बाद एडवांस टेक्निक जैसे इलेक्ट्रो स्प्रे आयोनाइजेशन, जिसे ईएसआई कहते हैं, या माल्डी, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिस्पर्सन आयोनाइजेशन। ठीक है, इसमें लेजर यूज की जाती है। इसके बाद हो गया हमारा एपीसीआई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर केमिकल आयोनाइजेशन। ठीक है, ये फुल फॉर्म है हमारी एपीसीआई की। इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन और माल्डी, जो हमारी एडवांस टेक्निक है, ये प्रोटीन्स और बायोमोलिक्यूल्स के लिए यूज होती है। एग्जाम के लिए याद रखना कि ये हमारी क्या है, हार्ड आयोनाइजेशन है, जिसमें जितना ज्यादा हार्ड आयोनाइजेशन होगा उतना ज्यादा फ्रेगमेंटेशन होगा। सॉफ्ट आयोनाइजेशन जो केमिकल आयोनाइजेशन होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स के रहते हैं, इंटेक्ट रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, ये हमारे टाइप्स हो गए आयोनाइजेशन के लिए। और मोस्ट कॉमनली यूज आयोनाइजेशन जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन या हार्ड आयोनाइजेशन। सेकंड पार्ट है मास एनालाइजर। मास एनालाइजर का काम क्या होता है कि आयंस को उनके M/Z रेशियो के बेसिस में सेपरेट करना। मोस्ट कॉमन एनालाइजर क्या है हमारा, मैग्नेटिक सेक्टर। ठीक है, तो एग्जाम रिलेटेड है। अब क्या है कि हमारे डिफरेंट टाइप के मास एनालाइजर होते हैं, कौन कौन से हैं, पहला है हमारा मैग्नेटिक सेक्टर, दूसरा है क्वाड्रिपोल, तीसरा है टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसे शॉर्ट में TOF कहते हैं, चौथा है आयन ट्रैप, पांचवा है ऑर्बिट ट्रैप। ये हमारे टाइप है मास एनालाइजर के लिए, और जो मोस्ट कॉमन यूज होता है वो है मैग्नेटिक सेक्टर। इसके बाद का पार्ट है हमारा डिटेक्टर। अब डिटेक्टर का काम क्या होता है, आयंस को डिटेक्ट करना और उन्हें इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करना। क्या कर रहा है डिटेक्टर कि जो हमारे आयन सिग्नल है उनको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। सबसे कॉमन डिटेक्टर है हमारा इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर। ठीक है, आयन जितना ज्यादा डिटेक्टर पर हिट करेगा, पीक उतनी ज्यादा इंटेंस होगी। फोर्थ पार्ट है हमारा डेटा सिस्टम। मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो हमें क्या करता है, जो भी आउटपुट मिल रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जो डेटा सिस्टम में हमें दिखता है वो क्या है, मास स्पेक्ट्रम। इस ग्राफ में एक्स बेसिस पर क्या दिखता है, M/Z रेशियो, और वाई एक्सिस में रिलेटिव अबाउंडेंस जो आपको परसेंटेज में होती है, या रिलेटिव इंटेंसिटी। ठीक है, याद रखना कि जो ग्राफ कैसे बनता है आपका, एक्स एक्सिस और वाई बेसिस पे। तो एक्स एक्सिस में क्या है, M/Z रेशियो करेंगे, और वाई में क्या होगी हमारी जो रिलेटिव इंटेंसिटी होगी, उसके बेसिस पे हमारा ग्राफ बनेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। यही डेटा सिस्टम हमें रिजल्ट बताता है। देखो, मास स्पेक्ट्रम में क्या होती है, कुछ पीक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब कौन कौन सी पीक है, पहली है हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक, जिसे हम एम पॉजिटिव से डिनोट करें। एम पॉजिटिव मीन्स ये आयंस की फॉर्म में है। ठीक है, तो जो हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक है, ये हमारे किसी भी मॉलिक्यूल के या किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को बताती हैं। दूसरी पीक है हमारी बेस पीक। बेस पीक सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाली पीक होती है, जिसे 100% माना जाता है। हाईएस्ट इंटेंसिटी मीन्स 100% पीक क्या हमारी बेस पीक है। बाकी जो भी पीक्स होती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, फ्रेगमेंट पीक्स। ये किस कैसे बनती है हमारी, ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू। ठीक है, चौथी पीक है हमारी आइसोटोप पीक्स। आइसोटोप मीन्स जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये किस वजह से, ड्यू टू आइसोटोप, जैसे Cl, Br एक्सेट्रा, इसके वजह से हमारी आइसोटोप
पीक्स बनती हैं। तो ये हमारी मास स्पेक्ट्रम की कुछ पीक्स हैं जिनको आप समझ गए होंगे। ठीक है, सबसे पहले जो अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो भी हमने पीक्स पढ़ी बताई अभी मैंने उन्हें समझते हैं करके। जो हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक है जिसे हम पेरेंट आयन भी कहते हैं। ठीक है, जनरली हाईएस्ट M/Z वैल्यू पर होता है। हम क्या कह रहे हैं, जो हमारी मॉलिक्यूलर आयन की पीक आएगी वो कहाँ पे आएगी, जहां पे हाईएस्ट M/Z वैल्यू होगी। बेस पीक का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, हमने अभी कहा जो हाईएस्ट इंटेंसिटी पीक होती है उसको हम क्या कहते हैं, बेस पीक कहते हैं। तो बेस पीक क्या है, हमारे मॉलिक्यूलर वेट से उसको कोई भी मतलब नहीं है। और दूसरी चीज यहाँ पे कि जो मॉलिक्यूलर आयन पीक है ये हमारे किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट को बताती है। दो बातें पढ़ी, एक तो क्या है कि जहां पे हमारे M/Z की वैल्यू हाईएस्ट होगी वहां पे हमारी मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी। दूसरा इसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट आयन भी कहते हैं। तीसरी, ये हमें किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताती है। ठीक है, दूसरी हमने पढ़ी बेस पीक, इसे मॉलिक्यूलर वेट से कोई मतलब नहीं है। इसका रिलेशन किससे है, इंटेंस पीक से। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी वाली पीक ही हमारी क्या है, बेस पीक है। याद रखिएगा कि जो हमारी बेस पीक कभी भी मॉलिक्यूलर आयन पीक इक्वल नहीं हो सकते। हमारी कुछ ना कुछ जो पीक आएगी जहां पे हमारी M/Z की वैल्यू हाईएस्ट होगी वो पीक क्या होगी, हमारी मॉलिक्यूलर आयन की पीक होगी या पेरेंट आयन की पीक होगी। ठीक है, अगर आप बात करें जो तीसरी पीक है वो जो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल के छोटे छोटे आयंस में टूट जाना ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन से हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलती है, क्योंकि यही हमारे यूजेस हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी के मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बताता है, ये हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, मींस स्ट्रक्चर के आइडेंटिफिकेशन के बारे, आइसोटोप्स के बारे में। तो ये है, तो जब जो फ्रेगमेंटेशन होता है, जब हमारे मॉलिक्यूल क्या है छोटे छोटे आयंस में टूटते हैं, तो इससे हमें क्या होती है, किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन में मदद मिलती है। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन जैसे हार्ड आयोनाइजेशन में यूज होती है। जो ये प्रोसेस होती है फ्रेगमेंटेशन की, वहां पे कौन सा आयोनाइजेशन यूज होता है, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन, जिसे हार्ड आयोनाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, M/Z रेशियो की बात करें, मीन्स यहाँ पे क्या है, मास डिवाइडेड बाई चार्ज। जेड किसको डिनोट कर रहा है, चार्ज को। सपोज अगर हमारा चार्ज कितना है, 1 है, तो हमारा M/Z इक्वल टू मास। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अगर आप समझ गए होंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, अब समझते हैं फ्रेगमेंटेशन पैटर्न जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे फ्रेगमेंटेशन पैटर्न मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में 3 तरीके के होते हैं, अल्फा क्लीवेज, मैकलैफेट्री रीअरेंजमेंट, तीसरा है इंडक्टिव क्लीवेज। देखो अल्फा क्लीवेज में क्या होता है, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के जिस बात क्या है कार्बन है तो वहां पे क्या होता है, अल्फा क्लीवेज होता है, क्योंकि वहां पे जो ब्रेकेज हो रहा है। ठीक है, जो मैकलैफेट्री रीअरेंजमेंट है ये किन कंपाउंड में मिलता है, कार्बोनिल ग्रुप और गामा हाइड्रोजन। अगर किसी भी कंपाउंड में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप या गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहां पे मैकलैफेट्री रीअरेंजमेंट होता है। तीसरा है इंडक्टिव क्लीवेज। तो ये आपके 3 पैटर्न्स हैं, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है। आइसोटोप पैटर्न की बात करें जो आपके एमसीक्यू टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो आइसोटोप पैटर्न जो आती हैं, जो पीक्स आती है हमारे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, वो आती है क्लोरीन एंड ब्रोमीन आइसोटोप की। देखो इनका जो क्लोरीन, पहले क्लोरीन की बात करते हैं। तो क्लोरीन का जो आइसोटोप होते हैं वो क्या होते हैं, Cl35 एंड Cl37। याद रखिएगा आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, पर मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, जो 35 एंड 37 है। इसका रेशियो आता है 3:1। ब्रोमीन के आइसोटोप हैं ब्रोमीन 79 एंड ब्रोमीन 81। इनका जो रेशियो आता है वो आता है 1:1। इसी वजह से M और M+2
पीक्स पे हमारी क्लोरीन और ब्रोमीन दिखती है। M क्या है हमारा? मॉलिक्यूलर आयन पीक है। अगर M+1 पीक आएगी तो ये क्या इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ कार्बन्स को इंडिकेट करता है, जबकि M+2 पीक क्या बता रहा है? कि ये हमारे क्लोरीन और ब्रोमीन आइसोटोप की प्रेजेंस का सिग्नल देता है। तो ये हमारा आइसोटोप का पैटर्न है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। या ठीक है, अब समझते हैं एप्लीकेशन या हमारी क्या यूजेस है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। पहला है मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन। सेकंड है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। ये क्या प्रोसेस होती है? किसी भी कंपाउंड के केमिकल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने की प्रोसेस को कहते हैं स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन। ठीक है, तीसरी है ड्रग एनालिसिस में। चौथी है इम्प्योरिटी प्रोफाइलिंग में। उसके बाद है डोपिंग कंट्रोल में, फॉरेंसिक साइंस में, प्रोटियोमिक्स में। इसीलिए जो हमारी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये फार्मास्यूटिकल्स और फॉरेंसिक में यूज की जाती है। तो ये हमारे यूजेस हैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के। इसके बाद बात करते हैं एडवांटेज कि क्यों हम मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज कर रहे हैं। देखो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का एडवांटेज है कि ये क्या होती है? हाईली सेंसिटिव होती है। दूसरा, जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो एक्यूरेट आता है। फास्ट एनालिसिस होती है और बहुत कम सैंपल रिक्वायर्ड होता है हमको आइडेंटिफाई करने के लिए। मतलब हमें जो सैंपल रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम में ही हम सैंपल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज है हमारे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का। देखो, हर इंस्ट्रूमेंट के एडवांटेज हैं तो उसके कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। तो इस इंस्ट्रूमेंट की क्या लिमिटेशन है उसे समझते हैं। तो हमारी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो फर्स्ट लिमिटेशन है वो क्या है? ये एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन है रिक्वायर्स स्किल्ड ऑपरेटर। जो भी ऑपरेटर इस पे काम कर रहा है इस इंस्ट्रूमेंट में वो स्किल्ड होना चाहिए। तीसरी है सैंपल मस्ट बी आयनाइजेबल। देखो, हमने सबसे पहले बात ही करी कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है? सैंपल को हम आयंस में कन्वर्ट करते हैं। तो सैंपल को आयनाइजेबल करना कंपलसरी है। बिना सैंपल को आयंस में कन्वर्ट करे बिना उसकी एनालिसिस होना पॉसिबल नहीं है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। यह इसकी लिमिटेशन है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।